नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी के एग्जामिनेशंस के लिए। तो सबसे पहली बात कि हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सभी आपके या तो एग्जाम्स में आ चुके हैं, जैसे कि आपका KVS हुआ, DSSB हुआ, आर्मी स्कूल हुआ। वहाँ से जितने भी सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो पूरी उम्मीद है कि आपके टीजीटी बायोलॉजी और UPTGT के एग्जाम्स में आए, पूरी उम्मीद है उन सभी क्वेश्चन को हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके साथ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हमें यहाँ पर देखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिलकर टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एट 1 के साथ में। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ मिलकर डेली स्टडी मटेरियल और PDF लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर। वाइडल टेस्ट किस लिए यूज होता है? सबसे पहला ऑप्शन है कैंसर, ऑप्शन नंबर 2 है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर 3 है किडनी फेलर और ऑप्शन नंबर 4 है हार्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है टाइफाइड। यानी टाइफाइड के लिए वाइडल टेस्ट का यूज़ किया जाता है। जितनी भी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं टाइफाइड को लेकर के, वो वाइडल टेस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। अच्छा, टाइफाइड को लेकर के अगर देखा जाए तो टाइफाइड जो होता है वो टाइफी फॉर्म में लेना टाइफी नाम के जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है। और सेकेंड थिंग इज़ कि जब टाइफाइड होता है तो लगातार फीवर रहता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है, भूख कम लगती है, उल्टियाँ भी आती हैं। ठीक। अच्छा, कैंसर की बात करी जाए तो यहाँ जो कैंसर की डिजीज़ है वो बायोप्सी के द्वारा टेस्ट किया जाता है। ठीक है। किडनी फेलर देखें तो किडनी फेलर के साथ एक टर्म आता है डायलिसिस। तो डायलिसिस में होता क्या एग्जैक्टली कि जो हमारी बॉडी का फ्लूइड होता है उसका और ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। ठीक। और जब वो दूसरी जो एक थैली होती है जहाँ पे ये लिक्विड स्टोर होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो जो हमारी बॉडी के फ्लूइड है वो बाहर निकल जाते हैं। और इसी प्रक्रिया के द्वारा डायलिसिस जो प्रोसेस है उसके द्वारा इंसान के शरीर के जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है वो प्रिजर्व होते हैं और जो खराब या यूजलेस तत्व हैं जैसे कि अमोनिया है, यूरिक एसिड है, वो सभी बाहर चले जाते हैं। अच्छा, हार्ट है। हार्ट के साथ में एक टर्म जुड़ा होता है कार्डियक। कहीं पे भी आपको कार्डियक दिखता है, कार्डियक मसल, कार्डियक कार्डियोलॉजी, कार्डियोप्लास्ट, तो ये सब जुड़े हुए हैं हार्ट के साथ में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रैनियल नर्व्स आर। आपको बताना है कि क्रैनियल नर्व्स की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर 1 है 12, ऑप्शन नंबर 2 है 10, ऑप्शन नंबर 3 है 17 और ऑप्शन नंबर 4 है 50। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 10, यानी नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर 10। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एर्गोट ऑफ राई कॉज्ड बाय स्पीशीज। आपको बताना है कि एर्गोट ऑफ राई जो डिजीज है वो किस स्पीशीज के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 है क्लेविसेप्स, ऑप्शन नंबर 2 है TMV, ऑप्शन नंबर 3 है पेनिसिलियम और ऑप्शन नंबर 4 है अल्वा। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्लेविसेप्स। अब क्लेविसेप्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लीजिए कि क्लेविसेप्स एक फंजाई होता है जिसके अंदर से एर्गोट निकाला जाता है। अच्छा, एर्गोट का फंक्शन क्या होता है? तो एर्गोट यूज़ होता है यूट्रिनल जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो आफ्टर प्रेगनेंसी जो बर्थ जो डिलीवरी होती है तो उसके टाइम जो यूट्रस होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए एर्गोट यूज़ होता है। ठीक है। तो एर्गोट जो जो होता है केमिकल वो क्लेविसेप्स या फंजाई की अंदर से निकाला जाता है और जिसका जो मेडिसिन के लिए यूज़ होता है। TMV के बारे में बात करें तो TMV एक वायरस होता है जो कि टोबैको यानी कि तंबाकू जो होता है उसकी जो लीव्स होती है उनको सड़ाने और गलाने का काम करता है। ठीक है। पेनिसिलियम ये भी एक फंजाई होता है जिसके अंदर से एंटीबायोटिक यानी कि पेनिसिलियम निकाली जाती है। अच्छा, बात करें अल्वा की, तो अल्वा सबसे बड़ा एल्गी होता है, मतलब जितने भी एल्गीज होते हैं उन सब की फैमिली में सबसे बड़ी होती है साइज में, और ये काफ़ी लीफ टाइप स्ट्रक्चर नज़र आता है अल्वा। ठीक है। और ये होता है एक एल्गी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलरलेस डेंस सैप प्रेजेंट इन न्यूक्लियर सैप इज कॉल्ड व्हाट।
यानी कि न्यूक्लियर सैप जो होता है उसके अंदर कलरलेस डेंस सैप प्रेजेंट होता है, उसको हम किस टर्म से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर 2 है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर 3 है वेसिकल्स और ऑप्शन नंबर 4 है एंजाइम्स। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं और आउटर लेयर यानी कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन छोड़कर जो एरिया होता है वो सभी क्या कहलाते हैं? चलिए अगला प्रश्न है आपका, कलरलेस डेंस सैप प्रेजेंट इन न्यूक्लियर सैप इज कॉल्ड व्हाट? यानी कि कलरलेस, अच्छा सैप जो वर्ड है वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सैप। तो सैप का मतलब होता है फ्लूइड, एक विस्कस फ्लूइड जो होता है उसे हम सैप के नाम से जानते हैं, और स्पेशली जो टर्म है वो सेल्स के लिए यूज होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो डेंस कलरलेस सैप या फ्लूइड होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म यूज होता है सेल के अंदर। बहुत लोग ऐसे कन्फ्यूजन होती है लेकिन बहुत लोग को क्लियर भी होगा आई होप। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन छोड़कर और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको छोड़ के जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी सेल सैप के अंदर का जो एरिया होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक, वेसिकल्स वो छोटे छोटे बैग्स होते हैं जिनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं या इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल्स हैं या जो विषैले पदार्थ हैं वो सेल के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। एंजाइम्स तो सभी को पता है। एंजाइम्स जो फंक्शन करते हैं किसी भी प्रोसेस को इजीली गोइंग के लिए, यानी कोई भी चीज़, जैसे आप कोई कहीं आपको जाना होता है तो आप स्कूटर वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वो आपके लिए क्या काम करता है? आपके प्रोसेस को ईजी बनाता है। तो इसी तरीके से एंजाइम होते हैं जो सेल के प्रोसेस को और भी ज़्यादा ईजी बनाते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया द प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके टीजीटी आर्मी स्कूल के एग्जाम्स में भी आ चुका है और आपके DSSB के एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट कहाँ होते हैं? तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि प्रोटॉन्स का फंक्शन क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ अ सेल। तो यहाँ पे जो ATP से ADP से यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाने का जो प्रोसेस है इसमें प्रोटॉन्स हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है यानी कि ADP से ADP बनाने का जो प्रोसेस है, तो उसके दौरान जो एक्यूमुलेट है प्रोटॉन्स, वो कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं? प्रोटॉन सॉरी, तो वो एक्यूमुलेट होते हैं, आपको बताना है कहाँ। ऑप्शन नंबर 1 है इनर मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर 2 है आउटर मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर 3 है क्रिस्टल और ऑप्शन नंबर 4 है इनसाइड F1 पार्टिकल्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इनर मेम्ब्रेन्स। ठीक है, और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में गैपिंग होती है। ठीक है, और क्रिस्टे, सॉरी क्रिस्टल नहीं होगा यहाँ पे, क्रिस्टे होगा। क्रिस्टे जो आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्रिस्टे कहते हैं, और इन्हीं क्रिस्टे के ऊपर बल्ब लाइक स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं वो भी आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, जब भी कोई एग्जामिनर आपका क्वेश्चन तैयार करता है तो इस बेसिस पे तैयार करता है कि आपकी नॉलेज परफेक्ट हो, और इसीलिए आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं जो आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि विच इज़ द करेक्ट आंसर अमंग ऑल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल अफेक्ट, यानी किसी भी एग योक के अंदर, किसी भी एग के अंदर जो अमाउंट ऑफ योक है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है एग के अंदर, ये किस चीज़ को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर 1 है पैटर्न ऑफ क्लीवेज, ऑप्शन नंबर 2 है विस्कोसिटी ऑफ क्लीवेज, ऑप्शन नंबर 3 है पोजिशन ऑफ योक और ऑप्शन नंबर 4 है फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पैटर्न ऑफ क्लीवेज, यानी कि पैटर्न ऑफ जो क्लीवेज है वो अमाउंट ऑफ योग के द्वारा अफेक्टेड होता है। ठीक है, यानी आपका जब जब आपका जो योग है वो कितने अमाउंट में है, ठीक है, और आपका जो एग के अंदर योग का पोजीशन कहाँ पे है, इससे पैटर्न ऑफ क्लीवेज डिसाइड होता है। कैसे? लेट्स सी, ये आपका एग है और आपका योग यहाँ पे है, तो आपका यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस टाइप का होगा। ठीक है, अच्छा, अगर एग बिल्कुल सेंटर में है तो क्लीवेज इस टाइप का होगा। ठीक है, तो इससे क्या डिफाइन होता है या इससे क्या अफेक्टेड होता है? पैटर्न ऑफ क्लीवेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड, यानी कि एक ऐसा टेक्निक जिसके द्वारा लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स कल्चर किए जाते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, क्या टर्म देते हैं? तो प्लांटलेट्स मीन्स क्या होता है? कोई भी पौधा या कोई भी जब सीड से जब नया प्लांट निकलता है जो काफ़ी छोटा होता है, तो उन छोटे यानी कि बहुत छोटे जो प्लांट जिनमें से 2 पत्तियां निकलती हैं उन्हें आप प्लांटलेट्स कहेंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपके प्लांटलेट्स हैं। तो एक ऐसा मेथड जिसके द्वारा, एक ऐसा टिश्यू कल्चर मेथड जिसके द्वारा ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स काफ़ी लार्ज अमाउंट में ग्रो किए जाते हैं, उसको आप क्या टर्म देते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है माइक्रो प्रोपगेशन, ऑप्शन नंबर 2 है मैक्रो प्रोपगेशन, ऑप्शन नंबर 3 है एग्लूटिनेशन, ऑप्शन नंबर 4 है कोएगुलेशन। ठीक है, ये जो सारे टर्म है ये सभी आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो करेक्ट आंसर है इनमें से आपका वो है माइक्रो प्रोपगेशन। अच्छा, माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट इज़ माइक्रो प्रोपगेशन? तो माइक्रो प्रोपगेशन होता है कि एक आपका बीकर होता है। ठीक है, बीकर के अंदर सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल्स या न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं जो किसी भी प्लांट लेट के या किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर रुई के छोटे छोटे जो फाहे हैं वो डाल दिए जाते हैं, और इनके अंदर जो टिश्यूज़ हैं छोटे छोटे पीसेस में वो कट करके डाल दिए जाते हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है कि इन्हीं बीकर में से छोटे छोटे प्लांटलेट्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो यही जो मेथड होता है इसे हम माइक्रो प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन, अगर यही जो मेथड है आपका वो एनिमल्स के केसेस में होता है, दैट टाइम दिस इज कॉल्ड मैक्रो प्रोपगेशन। ठीक, एग्लूटिनेशन क्या होता है? एग्लूटिनेशन तब होता है जब किसी भी नॉर्मल, जब भी आप देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा जब ब्लड रिमूव हो जाता है या निकल जाता है, तो उसके बाद उन्हें अलग से जो ब्लड है वो चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। दैट टाइम जो प्रोसेस यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एग्लूटिनेशन। जब आप किसी ऐसे इंसान का ब्लड चढ़ाते हैं जो जो किसी दूसरी की बॉडी में है, और आपके अंदर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड एग्लूटिनेशन। अच्छा, अगर एग्लूटिनेशन नहीं होता तब क्या होता है? जब आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है ब्लड को, तब जो आपकी बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड कोएगुलेशन, यानी कि जो सेल्स होती हैं ब्लड सेल्स उनका आपस में कोलैप्स हो जाना, यानी कि गुच्छा बन जाना। और अगर ऐसा होता है, इन दैट केस जो इंसान है जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसीलिए जब भी किसी का ब्लड लिया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर, और कि उसकी एंटीजेंस या एंटीबॉडीज़ जो इंसान है जिसको ब्लड हम चढ़ा रहे हैं उसके लिए सूटेबल है या नहीं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी टिपिकल प्रोसेस होता है ब्लड चढ़ाने का। ठीक है, तो आई आप सभी को क्लियर हुआ होगा व्हाट इज़ एग्लूटिनेशन एंड व्हाट इज़ कोएगुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड ट्रीटमेंट अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक डॉर्मेंसी इज व्हाट? आपने सुना होगा एक टर्म डॉर्मेंसी के बारे में, तो व्हाट इज डॉर्मेंसी? डॉर्मेंसी टर्म दिया जाता है जब आप किसी भी सीड को वो सारे कंडीशन देते हैं जो कि एक प्लांट को या सीड को जर्मिनेट होने के लिए चाहिए, तब भी अगर सीड जर्मिनेट नहीं करता, उगता नहीं है, तो इसे टर्म दिया जाता है डॉर्मेंसी का। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा कि आप 7-8 जो बीज हैं किसी भी पॉट में डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, तो भी कई सारे बीज हैं जो उग जाते हैं, लेकिन 1-2 बीज ऐसे हैं जो नहीं उगते, तो उन सीड को हम क्या कहते हैं? डॉर्मेंट सीड। ठीक है, तो सीड ट्रीटमेंट जिनके अंदर मॉइस्ट कंडीशन प्रोवाइड करी जाती है ताकि उनकी डॉर्मेंसी ख़त्म करी जा सके, तो उस प्रोसेस को आप क्या टर्म देंगे? तो पहला ऑप्शन है वर्नलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2 है डॉर्मेंटेशन, ऑप्शन नंबर 3 है वल्कनाइजेशन, और ऑप्शन नंबर 4 है सल्फोनेशन। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंडर सीड को मॉइस्ट कंडीशन में रखा जाता है, और ताकि उनकी डॉर्मेंसी जो है वो ब्रेक हो सके। ठीक है, वल्कनाइजेशन क्या होता है? तो वल्कनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो रबर ट्री में से जो लेटेक्स निकाला जाता है वाइट कलर का, उसे थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ताकि ताकि जो रबर है वो फ्लूइड की तरफ फ्लो ना करे। ठीक है, सल्फोनेशन होता है सल्फर इंट्रोड्यूस करने का किसी भी मेथड में या किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट में, जब आप सल्फर को ट्रीट कराते हैं तो दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेफेस्ट मैथड टू डिटेक्ट कैंसर इज? कैंसर को डिटेक्ट करने का बहुत ही ज़्यादा सेफ और एक्यूरेट जो मेथड होता है उसको आप क्या नाम देंगे? ऑप्शन नंबर 1 है MRI, ऑप्शन नंबर 2 है CT स्कैन,
ऑप्शन नंबर 3 है बायोप्सी और ऑप्शन नंबर 4 है एलिसा टेस्ट। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है एमआरआई। एमआरआई के द्वारा बॉडी में कहीं भी सेल का प्रोलिफरेशन होता है, जो आपकी बॉडी जहाँ पे जनरली आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे सेल का प्रोलिफरेशन होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से, वहाँ पर एमआरआई बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कैंसर की डिटेक्शन में विदाउट एनी कटिंग ऑफ टिश्यू। ठीक है। अच्छा, बायोप्सी की बात करते हैं तो बायोप्सी रिलेटेड है आपकी कैंसर के साथ में, और बायोप्सी जो है, बायोप्सी एमआरआई से भी ज़्यादा बेटर प्रोसेस होता है कैंसर डिटेक्शन का, क्योंकि हम यहाँ पे सेफेस्ट मेथड की बात कर रहे हैं। तो बायोप्सी जो होता है बिल्कुल एक्यूरेट होता है और सेफेस्ट होता है। इवन एमआरआई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पे सेफेस्ट की बात कर रहे हैं, तो बायोप्सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में एमआरआई और बायोप्सी दोनों आता है तो आपको बायोप्सी पे टिक करना है। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट आपको पता होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए। तो एलिसा टेस्ट का कहाँ पर यूज़ होता है? तो एचआईवी वायरस के डिटेक्शन के लिए एलिसा टेस्ट यूज़ किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट में होता क्या है? एलिसा टेस्ट में जो ब्लड होता है किसी भी पेशेंट का, उसको ऐसे मेथड में रखा जाता है, ऐसे कल्चरिंग में ऐसे मीडियम में रखा जाता है जहाँ पे एंटीजेंस और एंटीबॉडीज रिएक्ट करती हैं केमिकल्स के साथ में, जहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव होता है तो जो पर्सन है या पेशेंट है वो एड्स के द्वारा अफेक्टेड है, और अगर नेगेटिव आता है तो पेशेंट विल बी ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है डीडीटी इज लिपोसोल्यूबल हैंस कैन पास थ्रू फूड चेन कॉजिंग। तो डीडीटी जो होता है, ठीक है, लिपोसोल्यूबल यानी कि लिपिड में सॉल्युबल होता है, और इसलिए वो हमारी फूड चेन में क्रॉस कर सकता है। तो एक टर्म जो देते हैं हम वो उसके लिए, यानी कि फूड चेन में क्रॉस करने के लिए वो क्या टर्म होता है, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है बायोमैग्निफिकेशन, ऑप्शन नंबर 2 है यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन नंबर 3 है ट्रांसलोकेशन, और ऑप्शन नंबर 4 है पर्सपिरेशन। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है बायोमैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे जो टर्म है डीडीटी, आपको पता होगा कि डीडीटी इज़ एन डिसइंफेक्टेंट। तो जब भी माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं या कहीं भी ऐसा मीडियम जहाँ पे भी माइक्रोब्स को ख़त्म करना हो या उनकी ग्रोथ को रोकना हो, डीडीटी इज़ यूज देयर। ठीक। तो बायोमैग्निफिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है? जब कोई भी फूड चेन यानी कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, वो ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, और इस तरीके से एक चेन बनती है जिसे हम फूड चेन कहते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल किसी मछली ने समुद्र में तैरता हुआ डीडीटी पाउडर खाया, ठीक है, किसी वजह से, फिर वो मछली को आपने खाया, तो वो जो आपका जो मछली के अंदर जो डीडीटी पाउडर है वो आपके अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है। तो यही जो प्रोसेस होता है कि आपके बॉडी के अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई भी केमिकल पहुंचता है तो वो क्या कहलाएगा, जो प्रोसेस है वो कहलाएगा बायोमैग्निफिकेशन। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू आपके बॉडी के अंदर आ सकते हैं। तो हैवी मेटल्स, जितने भी हैवी मेटल्स हैं वो सभी बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस के द्वारा आप सभी की बॉडी के अंदर आ सकते हैं बाय योर फूड चेन। ठीक। तो इम्पॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट टर्म इज यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन होता है, आपने कई बार देखा होगा कि तालाबों के अंदर एक ग्रीन कलर की मोटी सी लेयर जम जाती है, ताकि जो पानी है इसके कारण जो ज़मीन के नीचे का पानी है उसकी सरफेस नज़र नहीं आती। ये जो प्रोसेस होता है, ताकि ये जो प्रोसेस होता है काई का पूरी वाटर सरफेस को कवर कर लेना, और जो पानी के अंदर का जो ऑक्सीजन है उसको पूरे तरीके से सोख लेना, और जो वाटर है उसको न्यूट्रिएंट रिच बना देना, ये जो प्रोसेस है कम्प्लीटली दैट इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। ठीक। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? तो जाइलम के द्वारा या किसी भी प्लांट वेसल के द्वारा किसी भी चीज़ को या किसी भी मटेरियल को प्लांट की लोअर बॉडी से अपर बॉडी या किसी भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, दिस इज टर्म एज ट्रांसलोकेशन। ठीक। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन और ट्रांसलोकेशन के बीच में डिफरेंस। अच्छा, पर्सपिरेशन के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज पर्सपिरेशन? पर्सपिरेशन एक वो मेथड होता है जिसके द्वारा किसी भी प्लांट के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है वो उसकी लीफ के द्वारा इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। जैसे किसी भी प्लांट ने ज़मीन से एक्सेस वाटर ले लिया, जैसे कभी कभी हम पॉट में या गमले में बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं
उस दौरान क्या होता है कि पानी जो एक्स्ट्रा होता है वो लीफ के द्वारा हवा में वाटर वेपर्स के रूप में उड़ जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे हम पर्सपिरेशन कहते हैं, ठीक है। और यही अगर इंसानों के अंदर होता है, जैसे इंसान अपनी बॉडी से पसीने को रिलीज करते हैं, तो वहाँ पे ये पर्सपिरेशन कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारे क्वेश्चन आंसर की इंपॉर्टेंट सीरीज़। आई होप आपने जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो इन्जॉय करी होगी और कई सारे कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से सीखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, जहाँ पर हम और भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर आप भी जुड़कर हमारे साथ डेली PDF और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मृदा को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।